हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, नहीं पढ़ा है आपको चाहिए कि ज़रूर से पढ़े। और अगर आप लोगों ने कंडीशनल सेंटेंस अब से पहले पढ़ रखे हैं तो एक बार जरूर जाकर दोबारा देखें, ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए कि अब से पहले जो आपने पढ़ा है और जो एग्जाम में आता है दोनों के बीच में अंतर क्या है। चलिए बात करते हैं अपन कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं? जैसा कि इसका नाम पता चल रहा है आपको, ये शर्त सूचक वाक्य होते हैं। कंडीशन का मतलब ही जो होता है वो बताइए क्या होता है? शर्त से होता है, तो ये शर्त सूचक वाक्य होते हैं। ठीक है। कितने प्रकार से कंडीशनल सेंटेंस बताते हैं? देखिए, कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए आपके पास में अब से कम आपका टेंस पढ़ा हुआ होना चाहिए। इससे पहले हम लोगों ने टेंस की क्लासेस लिए और वहां पर जाकर आप लोग चेक करेंगे कि कंडीशनल जो टेंस है उसमें टेंसेस में वर्ब कौन से टेंस में कौन सी वर्ब यूज होती है। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं नंबर 1 पे कंडीशनल सेंटेंस में। इन कंडीशनल सेंटेंसेस की शुरुआत जो होती है वो हमें इफ, अनलेस या अनटिल जैसे शब्दों से देखने को मिलती है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इफ, अनलेस और अनटिल के बाद वाला क्लोज अगर आप लोगों को कौन से टेंस में देखने को मिल जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखने को मिलता है। कंडीशनल सेंटेंसेस नंबर 1 में हम बात कर रहे हैं कि अगर इफ, अनलेस और अनटिल, इनके बीच में अंतर क्या होता है इफ, अनलेस और अनटिल के बीच में, ये सब बातें अपन आगे चल के करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं कि अगर इफ, अनलेस और अनटिल के बाद वाला सेंटेंस अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखने को मिल जाता है तो याद रखना, इसके बाद वाला जो क्लोज होता है, ये वाला जो क्लोज होता है, उसमें सब्जेक्ट के साथ में विल, शैल, कैन, विल, शैल, कैन, ध्यान से देखिएगा, ये जो आगे वाला क्लोज जिसको आप प्रिंसिपल क्लोज बोलने वाले हैं, इसके साथ में सब्जेक्ट के साथ में विल, शैल या फिर कैन या फिर मे के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विल, शैल, कैन या मे के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, ये आपके पास में दूसरे वाला क्लोज है, दूसरे वाला भाग है, दूसरे वाला सेंटेंस है। अब ध्यान देना, जो इफ, अनलेस और अनटिल के तुरंत बाद वाला जो सेंटेंस होता है, जो ये वाला सेंटेंस होता है, ये वाला जो भाग होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। क्या बोलते हैं इसको? सबऑर्डिनेट क्लोज बोलते हैं अपन। और इसके बाद वाला जो क्लोज होता है, ये वाला आपके पास में जो होता है वो प्रिंसिपल क्लोज होता है। इस प्रिंसिपल क्लोज को अपन मेन क्लोज भी नाम देते हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज भी नाम देते हैं, और सबऑर्डिनेट क्लोज को अपन जो होता है वो डिपेंडेंट क्लोज भी नाम देते हैं। इनका नाम सबऑर्डिनेट क्यों होता है, उसका प्रिंसिपल क्लोज क्यों बोलते हैं, इसके बारे में भी हम पता करने वाले हैं। लेकिन कंडीशनल सेंटेंस नंबर 1 में आपको ये याद रखना है कि अगर इफ, अनलेस और अनटिल के बाद वाला सेंटेंस जो कि सबऑर्डिनेट क्लोज है, ये अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखने को मिल जाता है तो अगले वाला जो सेंटेंस है वो विल, शैल, कैन या मे के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज होगा। इसी में अगर हम लोग यहां से नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, यहां पे आ जाएंगे आप लोग। अगर आपके पास में इफ, अनलेस और अनटिल के साथ में, मतलब ये जो क्लोज है जिसको आप सबऑर्डिनेट क्लोज बोलते हो, ये वाला सेंटेंस अगर पास्ट इंडेफिनिट में दे रखा है, अगर ये वाला सेंटेंस आपके पास पास्ट इंडेफिनिट में दिया गया है, तो आपको पता है एक वाक्य पास्ट में तो दूसरे वाला भी पास्ट में होगा। इसका मतलब यहां पर सब्जेक्ट के साथ में विल का पास्ट बोलो क्या हो जाता है? वुड। शैल का पास्ट बोलो क्या हो जाता है? शुड। कैन का पास्ट बोलो क्या हो जाता है? कुड। और मे का पास्ट बोलो क्या हो जाता है? माइट। के साथ में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी। ठीक है, ये कंडीशनल सेंटेंस नंबर 2 है। क्या याद रखना है आपको? इफ, अनलेस और अनटिल के बाद वाला सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो आगे वर्ब विल, शैल, कैन या मे के साथ में फर्स्ट फॉर्म। और अगर ये वाला पास्ट में है तो ये वाला भी पास्ट होगा, तो शैल का जैसे हमने कैन का पास्ट कुड बना दिया, मे का पास्ट माइट बना दिया। जनरली आप लोगों को ऐसे सेंटेंस में वुड नाम का वर्ब देखने को मिलता है। हम लोग तो ये भी बात करेंगे कि वुड ही क्यों यूज होता है। तो याद रखना, वुड इच्छा को दर्शाता है, इसलिए
ज्यादातर सेंटेंस में कंडीशन होती है और कंडीशनल में आप अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे होते हैं, इसलिए वुड नाम का। लेकिन याद रखना वुड के स्थान पे आपको कुड या माइट भी देखने को मिल सकता है। ये दूसरे प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस। यहां से नंबर 3 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो याद रखना, अगर इफ, अनलेस और अनटिल के बाद वाला सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट में अगर देखने को मिल जाता है, पूरा भाग ध्यान से देखिएगा, यहां पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली हैं। अभी तो बेसिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। इफ, अनलेस और अनटिल के बाद वाला सेंटेंस जो है वो अगर आपको पास्ट परफेक्ट में देखने को मिल जाता है, पास्ट परफेक्ट में देखने को मिल जाता है, तो याद रखना इसके बाद वाला क्लोज, जिसको आप लोग प्रिंसिपल क्लोज नाम देते हैं, इसमें आप लोगों को सब्जेक्ट के साथ वुड हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जहां पे वुड आ रहा है वहां पे आपको क्या भी देखने को मिल सकता है, माइट देखने को मिल सकता है या कुड देखने को मिल सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 3 प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस जिनके बारे में हमने बात की है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इनके बारे में हम बात करने वाले हैं अभी। सबसे पहले तो आप लोग ये कंडीशनल सेंटेंस आज से पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं, आज आप इसके पीछे का कारण जानिए कि ऐसा क्यों होता है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, आपको इसके पीछे की वजह और कारण भी पता चल जाएंगी कि अगर ऐसा होता है तो आगे ये फ्यूचर की वर्ब आपको क्यों देखने को मिलती है। ध्यान दीजिए, 2 वाक्य कभी फ्यूचर में नहीं बनाए जा सकते, 2 सेंटेंस किस में नहीं बनाए जा सकते, फ्यूचर में नहीं बनाए जा सकते। अगर 2 सेंटेंस फ्यूचर में दिए गए हों तो उनमें से जो काम पहले हो रहा है, जो घटना पहले घटित हो रही है, उसको अपन प्रेजेंट में लिखते हैं, और जो घटना बाद में हो रही है उसको बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अपन फ्यूचर का प्रयोग करते हैं। मतलब विल, शैल, कैन या ये इस तरह की वर्ब आपको देखने को मिलती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आप लोगों को एक सेंटेंस बोलता हूं कि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो सफल नहीं होगे, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो सफल नहीं होगे, कंडीशन है, कंडीशन दी जा रही है आपके पास में, अगर तुम सफल नहीं हुए तो तुम सफल नहीं होगे। तो मैं आपको कह रहा हूं अगर तुम मेहनत नहीं कर रहे हो और सफल नहीं होगे, इसका मतलब दोनों काम कब की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है। अब दोनों में से हमें पहले काम कौन सा होगा बताइए। तो आप कहेंगे पहले बात मेहनत करने वाली है, इसका मतलब ये वाला जो क्लोज होता है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, सबऑर्डिनेट क्लोज बोलते हैं। इन दोनों में से जो घटना पहले घटित हो रही है उसको अपन किस में लिखने वाले हैं, प्रेजेंट में लिखने वाले हैं। तो अगर तुम मेहनत नहीं करते हो तो सफल नहीं होगे, तो बताइए पहले काम कौन सा होने वाला है, आपके मेहनत करने वाला, ये प्रेजेंट में लिखना है, और अगले वाले वाक्य को किस में लिखना है, फ्यूचर में लिखना है। तो 2 सेंटेंस कभी फ्यूचर में नहीं लिखे जा सकते। ऐसे केस के अंदर दोनों में से जो घटना पहले घटित होती है उसको अपन किस में बताते हैं, प्रेजेंट में, और बाद वाले को किस में बताते हैं, ये विल, शैल या कैन में के साथ फर्स्ट फॉर्म के रूप में बताते हैं। दूसरी चीज, अगर एक घटना पास्ट की है तो दूसरी भी बोलो किसकी होगी, पास्ट की होगी, और एक अगर परफेक्ट की है तो दूसरी भी किसकी होगी, परफेक्ट की होगी। देखो यहाँ पे आपको हैव प्लस थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है। तो ये कारण होता है कि कंडीशनल सेंटेंस में अगर पहला प्रेजेंट इंडेफिनेट में होता है तो बाद वाले में वो वर्ब यूज होती है, ये पास्ट में होता है तो ये भी पास्ट में, और ये परफेक्ट में होता है तो ये वाली वर्ब भी किस में होती है, परफेक्ट में होती है। ये 3 प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस। अब हम लोग यहां से पता कर रहे हैं कि ये जो पहले वाला भाग जो कि इफ, अनलेस और अनटिल के बाद में दिखाई दे रहा है, इनको इसको अपन सबऑर्डिनेट क्लोज का नाम क्यों देते हैं। ये जो इफ, अनलेस और अनटिल के बाद वाला भाग है इसको अपन सबऑर्डिनेट क्लोज का नाम क्यों देते हैं, इसके पीछे का कारण और पता करते हैं अपन, चलते हैं इससे आगे। देखिए, समझाने के लिए मैं आपको एक सेंटेंस बना देता हूं। इफ यू डोंट वर्क हार्ड, इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू कैन नॉट मीट योर ऑब्जेक्टिव। ये मैंने एक सेंटेंस बना दिया आपके पास में, या यू कैन नॉट फुलफिल योर ड्रीम्स, तो आप अपने सपने पूरे नहीं कर पाएंगे। ये हम लोगों ने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे। थोड़ा सा समझने वाली बात है, आज से पहले आप सिर्फ इसको रटते हुए आ रहे हैं, थोड़ा सा समझेंगे तो ये चीजें इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। मैं आपको कह रहा हूं कि आप इस वाले सेंटेंस को सिर्फ इतना ही पढ़िए, इस वाले भाग को छोड़ दीजिए, सिर्फ आप इतना ही पढ़िए। तो आप कहेंगे इफ यू डोंट वर्क हार्ड, अगर मैं बोलता हूं कि अगर तुम मेहनत नहीं करते हो, सिर्फ इतनी ही बात बोलता हूं, तो आप मुझसे पूछेंगे हाँ फिर क्या होगा। मैंने कहा कि अगर तुम मेहनत नहीं करते हो, सिर्फ इतना ही सेंटेंस बोल रहा हूं, इसका मतलब आप कहेंगे हाँ फिर क्या होगा। मतलब ये सेंटेंस तब तक अधूरा है जब तक हम आगे वाला सेंटेंस ना बता दें। इसका मतलब ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, और सबऑर्डिनेट जो होता है इसका मतलब होता है अधीन वाक्य।
ये सेंटेंस तब तक अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा जब तक हम आगे वाला सेंटेंस नहीं बोल देते। अब पूरा पढ़ के देखिए, इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू कैन नॉट फुलफिल योर ड्रीम्स। अगर तुम मेहनत नहीं करते हो तो तुम अपने सपने पूरे नहीं कर पाओगे। तो ये अकेला सेंटेंस अपने आप में पूरा मीनिंग नहीं देता है, इसीलिए इसको डिपेंडेंट क्लोज बोलते हैं। मतलब ये इस पर आश्रित होता है, हिंदी में इसको आश्रित वाक्य बोलते हैं। अब आप एक काम कीजिए, आप आगे वाला जिसको हम प्रिंसिपल क्लोज नाम दे रहे हैं, आप सिर्फ उसको पढ़िए। तो इसमें लिखा हुआ है यू कैन नॉट फुलफिल योर ड्रीम्स, तुम अपने सपने पूरे नहीं कर सकते हो। ये एक स्टेटमेंट दे रखा है। इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें किसी दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं है। ये सेंटेंस अकेला सेंटेंस अपने आप में एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहा है, लेकिन ये सेंटेंस अपने आप में अकेला सेंटेंस मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बनाता, इसीलिए इसको सबऑर्डिनेट क्लोज बोलते हैं। उसको प्रिंसिपल क्लोज, मेन क्लोज या फिर इंडिपेंडेंट क्लोज बोलते हैं। तो ये कारण होता है कि हम लोग जो है इफ, अनलेस और अनटिल के तुरंत बाद में आने वाले सेंटेंस को सबऑर्डिनेट क्लोज का नाम देते हैं, क्योंकि ये अकेला सेंटेंस किसी मीनिंग या अर्थ को पूरा नहीं कर पा रहा होता। वापिस से अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर वापिस आ जाते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर इफ, अनलेस और अनटिल के बाद वाला सेंटेंस अगर प्रेजेंट में है तो बाद वाला ये वर्ब होगा। इसके पीछे का कारण हमने बताया कि दो वाक्य फ्यूचर में नहीं बनाए जा सकते। अगर दो वाक्य फ्यूचर में दिए गए होते हैं तो हमें दोनों में से जो घटना पहले घटित हो रही है उसको हम किस में लिखते हैं भाई, प्रेजेंट में लिखते हैं, और जो काम बाद में हो रहा है उसको किस में लिखते हैं, ये विल, शैल, कैन, मे के साथ में फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो यहां पर ये टेंस आता है तो वहां पर वो वाली वर्ब्स क्यों आती हैं ये हमने जाना। इसको सबऑर्डिनेट क्लोज क्यों कहते हैं, उसको प्रिंसिपल क्लोज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपने आप में अकेला सेंटेंस कोई मीनिंग या अर्थ नहीं देता है। इस सेंटेंस के लिए आगे वाला सेंटेंस आना जरूरी होता है। ये वाला पास्ट में होता है तो आगे वाला भी पास्ट में होता है, ये परफेक्ट में है तो अगले वाला भी किस में होता है, परफेक्ट में होता है। ये कारण होता है कि इन तीनों कंडीशनल जो सेंटेंसेस होते हैं उनका स्ट्रक्चर हम कुछ ऐसा देखने को और पढ़ने को मिलता है। अब बात आ जाती है यहां से एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखना, एग्जाम में आपके पास एक से ज्यादा प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, आपको ध्यान से देखना होगा। अगली बात जो आपको बताई जा रही है कि अगर आप लोगों को प्रोवाइडेड नाम का शब्द देखने को मिल जाता है, ये प्रोवाइडेड, अगर प्रोवाइडेड सेंटेंस को, ये भी देखिए कंडीशन क्रिएट करता है, आपको बता दें प्रोवाइडेड के बाद वाला जो सेंटेंस है वो हमेशा आप लोगों को कौन से टेंस में देखने को मिलता है बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनेट में देखने को मिलेगा। और जाहिर सी बात है ये वाला अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट में होगा तो इस वाले भाग के अंदर आपको सब्जेक्ट के साथ वही विल, शैल या फिर कैन, ओके, या फिर मे के साथ में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो अगर प्रोवाइडेड सेंटेंस में आ जाता है तो प्रोवाइडेड के बाद वाला सेंटेंस और प्रोवाइडेड के पहले वाले सेंटेंस में कौन सी वर्ब यूज होती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहां से रिलेटेड एग्जामिनर कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है और कितने प्रकार से एरर करवा सकता है उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जो इफ और अनलेस अनटिल नाम के वर्ड आप लोगों ने देखे हैं, जिनको हम अक्सर आप लोगों ने सेंटेंस के शुरुआत में लिखा हुआ देखा है, हम बात कर रहे हैं कि ये जो इफ, अनलेस और अनटिल नाम के वर्ड हैं इनका प्रयोग सेंटेंस के बीच में भी हो सकता है। सबसे पहले हमने जो स्ट्रक्चर बनाया उसमें हमने शुरुआत में लिखे थे, तो हम कह रहे हैं कि इनका प्रयोग कहां पर भी किया जा सकता है भाई, सेंटेंस के बीच में भी किया जा सकता है। जब ये सेंटेंस के बीच में होगा तो सबऑर्डिनेट क्लोज लास्ट में चला आएगा और जो प्रिंसिपल क्लोज था वो कहां पर चला जाएगा, पहले चला जाएगा। मतलब हम चाहें तो सबऑर्डिनेट क्लोज को लास्ट में और प्रिंसिपल क्लोज को पहले और इफ, अनलेस और अनटिल को सेंटेंस के बीच में लिख सकते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पहली चीज है जो आपको याद रखनी है। अपन एक एक करके पहले तो इनके बारे में बात करते हैं, फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो क्या है कि हम लोग सेंटेंस की शुरुआत जो है वो बोलो किससे कर सकते हैं भाई, हेल्पिंग वर्ब से। अब चाहे तो यहां पे एक नोट लिख लेना, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत की जा सकती है। मतलब हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत की जा सकती है, शुरुआत की जा सकती है।
मतलब जो इफ अनलेस और अनटिल आप नाम के जो वर्ड आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, अगर हम लोग इफ अनलेस और अनटिल ना लगाकर सेंटेंस की शुरुआत अगर हम हेल्पिंग वर्ब से कर दें तो ऐसा भी पॉसिबल है। मैं आपको यहाँ पे इन्वर्जन जैसी बातें नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी तक हमने एडवर्ब नहीं पढ़ा है। तो आपको सिर्फ याद क्या रखना है यहां से कि अपन हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत कर रहे हैं तो फिर आपको इफ अनलेस और अनटिल लगाने की जरूरत नहीं है। ये दूसरी बात है जो आपको याद रखनी है। यहीं से आपको नंबर 3 क्या याद रखना है कि जो यूज इफ का होता है, जहां पर आपको क्या दिखाई देता है, इफ दिखाई देता है। जहां पे इफ दिखाई दे रहा है वहां पे हम चाहें तो क्या भी देखने को मिल सकता है, आपको सपोज भी देखने को मिल सकता है, और जहां पे इफ देखने को मिल रहा है वहां पे क्या भी देखने को मिल सकता है, इन केस भी। मतलब सपोज इज इक्वल टू, इफ इज इक्वल टू सपोज इक्वल टू इन केस होता है। मतलब जहां पे आप सपोज लगाएं वहां पे हम इफ लगा सकते हैं, सपोज लगा सकते हैं और इन केस लगा सकते हैं। इन तीनों वर्ड्स का यूज एक ही जैसा होता है। ये तीसरी बातें हैं। फिर से अगर हम बात करते हैं, इफ अनलेस अनटिल का प्रयोग सेंटेंस के बीच में किया जा सकता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो कि पहले आया करता था हम उसको लास्ट में लिख सकते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज जो कि लास्ट में आया करता था उसको हम शुरुआत में लिख सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा किया जा सकता है। दूसरी चीज ध्यान देंगे आप लोग कि हम इफ अनलेस और अनटिल के स्थान पे सेंटेंस की शुरुआत किससे कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा भी किया जा सकता है। जो यूज इफ का होता है वही सपोज और इन केस का होता है। ये आपके पास अगली बात है। नेक्स्ट बात करते हैं यहां से, ये आपके पास में कितना था नंबर, ये आपके पास में नंबर 3 था। अगला बात कर रहे हैं नंबर 4। नंबर 4 में हम लोग बात कर रहे हैं कि अनलेस और अनटिल ये जो होते हैं वो दोनों के दोनों नेगेटिव वर्ड होते हैं। ध्यान देने वाली बात है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अनलेस और अनटिल दोनों बताइए कैसे वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। इसका मतलब इनके बाद में ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज आया करता है, ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज आया करता है और इसके बाद में जो प्रिंसिपल क्लोज आया करता है, ध्यान देना है आपको कि इफ अनलेस और अनटिल के बाद, अनलेस और अनटिल जो कि नेगेटिव वर्ड है, इनके बाद में जो सबऑर्डिनेट क्लोज आता है उसका क्या होना जरूरी है बताओ। वो सेंटेंस कैसा होना जरूरी है, पॉजिटिव होना जरूरी है। ये सेंटेंस कैसा नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। इतना आपको याद रखना है। क्या कह रहे हैं आप लोगों को कि अनलेस और अनटिल दोनों नेगेटिव वर्ड है, तो अनलेस और अनटिल के बाद वाला जो सेंटेंस है वो बताइए कैसा होना जरूरी है, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि दो नेगेटिव वर्ड का प्रयोग एक सेंटेंस में नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये वाला तो एक अलग क्लोज है। मतलब इस वाले सेंटेंस में हम जो सेंटेंस है उसको पॉजिटिव भी बना सकते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग, और नेगेटिव भी बना सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अनलेस और अनटिल के बाद वाला सेंटेंस जो है वो कैसा होना जरूरी है, पॉजिटिव होना जरूरी, नेगेटिव नहीं हो सकता। इसी को लेकर नंबर 5 में आप याद रखोगे, ये कहानी किस पर लागू नहीं होती है, इफ पर लागू नहीं होती। मतलब इफ के बाद वाला सेंटेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप इनको दोनों को किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो। बस याद रखने वाली बात यह है कि आप अनलेस और अनटिल के बाद वाला सेंटेंस नेगेटिव नहीं लिख सकते, उसको पॉजिटिव लिखना जरूरी है। ये आपके पास में अगली बात है। अब हमारा सवाल ये हो गया कि अनलेस और अनटिल में अंतर क्या है। ये बात थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली होती है कि अनलेस का प्रयोग कब करते हैं और अनटिल का यूज कब करते हैं। दोनों में एक बात तो कॉमन है कि दोनों ही नेगेटिव वर्ड है। दोनों में अंतर क्या है तो याद रखना, अनलेस जो होता है वो क्या दर्शाता है भाई, कंडीशन दर्शाता है, मतलब शर्त दर्शाता है। और अनटिल जो होता है वो क्या दर्शाता है, समय, मतलब टाइम दर्शाता है। अब ये कंडीशन और टाइम का पता कैसे लगाएंगे इसके बारे में और बात करते हैं। जैसे अगर मैं तुम्हें एक सेंटेंस बोलता हूं कि यहां इंतजार करो जब तक ट्रेन ना आ जाए। अब बताओ यहां पर मैं बात कंडीशन की कर रहा हूं या टाइम की कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं यहां इंतजार कीजिए जब तक ट्रेन ना आ जाए। तो बताओ भी ट्रेन के आने का तो समय होता है, हो सकता है आगे पीछे हो, लेकिन आएगी जरूर, आने का समय जरूर रहा होगा। इसका मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं।
मैं कहता हूं यहां इंतजार करो जब तक डॉक्टर ना आ जाए। अब डॉक्टर के भी आने का समय तो रहा ही होगा, इसका मतलब ये भी बताओ किसको दर्शाता है, समय को दर्शा रहा है। मैं बोलता हूं कि आप यहां इंतजार करें जब तक फैकल्टी क्लास में ना आ जाए, फैकल्टी के भी आने का समय रहा होगा, इसका मतलब ये भी किसको दर्शा रहा है, समय को दर्शा रहा है। लेकिन मैं कहता हूं कि मेहनत करो जब तक सफल ना हो जाओ। ध्यान से सुनना इस बात को, मैं कह रहा हूं मेहनत करो जब तक सफल ना हो जाओ। अब बताओ भाई, मेहनत करो और सफल हो जाओ, क्या ऐसा जरूरी है क्या? और क्या इसका कोई समय सीमा होता है क्या? इसकी कोई समय सीमा नहीं है। मतलब ये वाली बात बोलो क्या है, कंडीशन। फिर से सुनिए, मैंने कहा कि मेहनत कीजिए जब तक सफल ना हो जाओ, ये क्या है, कंडीशन। कैसे पता करेंगे कंडीशन है? तो कंडीशन वो होती है जहां पर समय सीमा निर्धारित नहीं होती है। अगर मैं बोलता हूं यहां इंतजार करो जब तक हमारी ये क्लास पूरी ना हो जाए, तो इसका मतलब क्लास पूरी होने का अपना एक कोई ना कोई समय सीमा जरूर रहा होगा, आपको नहीं पता है वो अलग बात है, तो ये समय को दर्शा रहा है। मैं बोलता हूं कि आप मेहनत करिए जब तक आप बिलेनियर ना बन जाए, मेहनत कीजिए जब तक आप बिलेनियर ना बन जाए। अब बताओ ये क्या है, कंडीशन है या समय है? तो बताइए, मेहनत करें, बिलेनियर बने, पहली बात तो ये जरूरी नहीं है, और दूसरी बात कब बनेंगे, कोई समय सीमा नहीं है इसकी। तो इसका मतलब ये भी किसको दर्शा रहा है, कंडीशन को दर्शा रहा है। कंडीशन और टाइम में क्या अंतर होता है, ये आपका अनलेस और अनटिल के बीच का अंतर हो जाता है। बोलो इतनी बातें समझ में आई क्या? ये नंबर 6 है आपके पास। और भी आपके पास कई प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आगे चलते हैं अपन लोग। अगली बात हम लोग कर रहे हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ वाले जो सेंटेंस होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखे जाते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है वो बताओ हमेशा कौन से टेंस में लिखा जाता है भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। इसका मतलब कोई सेंटेंस अगर यूनिवर्सल ट्रूथ वाला है तो उसमें आप फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये अगली बात है जो आपको याद रखनी है। नंबर 8 बात कर लेते हैं अपन यहां से। ये जो 8 नंबर पे आपको बताया जा रहा है ये भी अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। आपको बता दें कि इफ, अनलेस, अनटिल, ये जो वर्ड हम जिनके बारे में बात करके हैं, इनके साथ वाला क्लोज जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो बताओ? सबऑर्डिनेट क्लोज बोलते हो, ठीक है। और इसके बाद वाला सेंटेंस जिसको आप प्रिंसिपल क्लोज बोलते हो, ये वाला क्लोज जिसको आप इंग्लिश में प्रिंसिपल क्लोज बोलते हो। याद रखना ये जो हमने विल, शैल, कैन, कुड, में, माइट, ऐसी जो वर्ब्स जिनका हमने देखा है, ये मॉडल वर्ब होती हैं जिनको आप मोडाल वर्ब भी बोलते हैं। सुन पा रहे हैं आप लोग? तो ये जो मोडाल वर्ब है इनका इस्तेमाल होता है कंडीशनल सेंटेंस में, लेकिन कौन से वाले भाग में नहीं होता है भाई? इसका प्रयोग कौन से वाले भाग में नहीं होता है? सबऑर्डिनेट क्लोज में नहीं होता है। प्रिंसिपल क्लोज में हम मॉडल या मोडाल वर्ब का यूज कर सकते हैं, इतना आपको याद रखना है। ये भी एग्जाम में काफी बार पूछ लिया जाता है। तो ये जो कैन हो गया, कुड हो गया, शैल हो गया, शुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, विल हो गया, वुड हो गया, ये मॉडल वर्ब है। आपको कह रहे हैं कि इन मॉडल वर्ब का प्रयोग, पता है वैसे तो मॉडल वर्ब एक से ज्यादा है, लेकिन हम लोग जो कंडीशनल में यूज करते हैं ये बताइए कौन कौन से हैं आपके पास में? जैसे विल हो गया, वुड हो गया, हाँ जी, शैल हो गया, शुड हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, या मे हो गया, माइट हो गया। ये जो आपको वर्ब दिखाई दे रही है ये सारी की सारी मॉडल या मोडाल वर्ब होती है। हम कह रहे हैं कि मोडाल वर्ब जो है इनका प्रयोग कंडीशनल सेंटेंस में होता है, लेकिन कौन से वाले भाग में नहीं हो सकता है? सबऑर्डिनेट क्लोज में नहीं होगा, प्रिंसिपल क्लोज में हो सकता है। ये आपको याद रखना है कि प्रिंसिपल क्लोज में आप लोग जो है वो मॉडल या मोडाल वर्ब का यूज कर सकते हैं, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लोज के अंदर इसका प्रयोग नहीं करते। बोलो इतना याद रहेगा क्या? 1 मिनट में हम लोग सारी कहानी को रिवाइज करते हैं, फिर इससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, और इतना पढ़ने के बाद में आप बाकी जहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसका आप जवाब ना दे पाओ। चलिए बात करते हैं अपन यहां से।
ये हम लोगों ने जो है कंडीशनल सेंटेंसेस की शुरुआत की थी। हमने कहा था कंडीशनल सेंटेंस होते हैं शर्त सूचक वाक्य, जैसा कि इसका नाम कंडीशन है। तीन प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस जिनके बारे में हमने बात की, इफ, अनलेस और अनटिल के से शुरुआत होती है ऐसे कंडीशनल सेंटेंस की। इनके बाद में आने वाले भाग को अपन इंग्लिश में बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, और इसके बाद वाले भाग को बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। तो हमने कहा कि इफ, अनलेस और अनटिल के बाद वाला सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट में है तो आगे आपको सब्जेक्ट के साथ विल, शैल, कैन या मे के साथ में फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट है तो ये भी पास्ट में होगा, तो इसका पास्ट विल का पास्ट वुड हो गया, शैल का पास्ट वुड, कैन का पास्ट कुड और मे का पास्ट माइट हो गया। अगर ये वाला वाक्य परफेक्ट टेंस में है तो ये भी परफेक्ट में होगा। तो यहाँ पे देखो हैव प्लस थर्ड फॉर्म जो होता है वो परफेक्ट में यूज होता है, आपको बता दें। बस ये मॉडल से बना हुआ परफेक्ट है, तो ये परफेक्ट है तो ये भी परफेक्ट होगा। जहां पे वुड आ सकता है वहां पे क्या भी आ सकता है, बताओ भाई। जहां वुड आ सकता है वहां पे कुड, शुड, माइट का प्रयोग भी किया जा सकता है। फिर हमने बात की कि इनको जो है वो सबऑर्डिनेट और ये कैसे यूज करते हैं। तो हमने कहा कि ये वाला भाग जो होता है जो इफ और अनलेस के बाद में यूज होता है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, और ये बोलो कौन सा क्लोज होता है, प्रिंसिपल क्लोज होता है। हमने कहा इसको सबऑर्डिनेट या आश्रित वाक्य क्यों बोलते हैं, इसको समझिए। तो मैंने आपको कहा कि एक बार आप इस सेंटेंस को सिर्फ इतना ही पढ़िए, इससे पहले पहले वाला। तो सेंटेंस बनेगा इफ यू डोंट वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत नहीं करते हो। मैं सिर्फ इतना बोल के रुक जाता हूं, तो आप कहेंगे अगर तुम मेहनत नहीं करते हो, तो आप बोलेंगे हाँ बताओ फिर क्या होगा, मेहनत नहीं करेंगे। मतलब ये सेंटेंस अधूरा है, पूरा मीनिंग नहीं दे रहा है। कब तक नहीं दे रहा है, जब तक हम अगले वाला क्लोज नहीं बताते। लेकिन प्रिंसिपल क्लोज अकेला लिखा जा सकता है, आप पढ़ के देखिए। यू कैन नॉट फुलफिल योर ड्रीम्स, ये अपने आप में सही है। इसके लिए किसी दूसरे सेंटेंस पे इसको आश्रित रहने की जरूरत नहीं है। तो जो सेंटेंस दूसरे वाले सेंटेंस पे आश्रित रहता है उसको इंग्लिश में सबऑर्डिनेट क्लोज बोलते हैं। फिर हमने कहा कि इनसे रिलेटेड एग्जाम में कौन कौन से प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो फिर हमने एक तो प्रोवाइडेड बताया कि देखिए प्रोवाइडेड सेंटेंस में आ जाए तो प्रोवाइडेड के बाद वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, और पहले वाले में वही सब्जेक्ट के साथ विल, शैल, कैन, मे के साथ में फर्स्ट फॉर्म आएगा। इफ, अनलेस और अनटिल को सेंटेंस के बीच में लिखा जा सकता है, सेंटेंस के बीच में लिखा जा सकता है। जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो बाद में आ जाएगा, और प्रिंसिपल क्लोज कहाँ पे चला जाएगा, पहले चला जाएगा। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम सेंटेंस की शुरुआत बोलो किससे कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। जब हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी तो आपको इफ, अनलेस, अनटिल लगाने की जरूरत नहीं है। इफ का मतलब वही होता है जो सपोज या इन केस का होता है। अगली बात हम लोगों ने की है कि देखिए अनलेस और अनटिल दोनों नेगेटिव वर्ड है। इसका मतलब इसके बाद वाला जो सेंटेंस है जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उसको किस में आना जरूरी है, पॉजिटिव सेंटेंस होना जरूरी है। कैसा सेंटेंस नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन जो प्रिंसिपल क्लोज है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दो नेगेटिव वर्ड का प्रयोग सेंटेंस में एक साथ नहीं होता। आप कहेंगे दो नेगेटिव का यूज नहीं हो सकता, तो ये नेगेटिव कैसे हो सकता है? मैंने कहा ये तो कॉमा के बाद वाला दूसरा सेंटेंस या दूसरा क्लोज है ना, तो वो वाला क्लोज नेगेटिव नहीं हो सकता। ये दोनों हो सकता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। इसमें आ जाइए, ये कहानी इफ पे लागू नहीं होती। इफ के बाद वाला क्लोज जो कि सबऑर्डिनेट होता है पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, और ये भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में लिखा जा सकता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अनलेस और अनटिल में अंतर क्या होता है? अनलेस कंडीशन शर्त दर्शाता है, अनटिल समय को दर्शाता है। मैंने आपको कहा था कि यहां इंतजार करो जब तक ट्रेन ना आ जाए, ये टाइम की बात हो रही है। मैं कह रहा हूं मेहनत करो जब तक सफल ना हो जाओ। तो सफल होने के लिए कोई सफल होने का कोई टाइम पीरियड तो है नहीं कि इतने दिन मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। तो ये कंडीशन है। आगे चलते हैं अपन। यूनिवर्सल ट्रूथ को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। इफ, अनलेस और अनटिल के बाद में जो सेंटेंस आता है उसमें कभी मॉडल वर्ब नहीं आ सकती है। मतलब ये कैन, कुड, विल, ये वाली मॉडल वर्ब है। हालांकि मॉडल वर्ब और भी होती है, लेकिन जो कंडीशनल है उसमें अपन ये मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको कह रहे हैं कि ये मॉडल वर्ब जो है वो आती तो है, पर कौन से वाले सेंटेंस में? प्रिंसिपल में। कौन से में नहीं आएंगे? सबऑर्डिनेट में। सबऑर्डिनेट कौन सा होगा? जो इफ, अनलेस, अनटिल के तुरंत बाद वाला होगा। ये आपके पास में कुछ बातें हम लोगों ने कंडीशनल सेंटेंसेस को लेकर की हैं। अब अपन इन्हीं से रिलेटेड एग्जांपल्स के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत ध्यान से आपको एग्जांपल्स को देखना है भाई, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है, इफ मोटोरिस्ट कैन
फॉलो द ट्रैफिक रूल्स प्रॉपरली, आपको बताना है सेंटेंस में एरर क्या है। ट्रैफिक रूल्स प्रॉपरली वी कैन अवॉइड मैनी रोड एक्सीडेंट्स। ये आपके पास में जो है एक सेंटेंस दिया हुआ है, यहाँ पे हमने जो है वो नो एरर लिख दिया है। आपको बताना है सेंटेंस में एरर क्या है। ये 4 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 2 है, ठीक है, और ये वाला भाग आपका 1 नंबर, पहला सेंटेंस। अगला सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है, हैड शी टोल्ड मी अर्लियर, अर्लियर ये एक वर्ड है ना, आई वुड हैव हेल्प्ड हर इन दैट मैटर। ये आपके पास 2 एग्जाम्पल हैं। आप मुझे इन दोनों सेंटेंस में एरर बताएंगे कि दोनों सेंटेंस में क्या एरर है। ये नो एरर लिखा है मैंने लास्ट में, ये नंबर 3 रहेगा, ये नंबर 2 है, ये नंबर 1। पता करते हैं अपन, चलते हैं पहले एग्जाम्पल पे। इफ दिखाई दे रहा है, इफ के बाद वाला सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, मतलब ये जो प्रॉपरली से पहले वाला, कोमा से पहले वाला भाग है, ये पूरा सबऑर्डिनेट क्लोज है, और ये वाला प्रिंसिपल क्लोज है। मतलब ये यहां तक जो आपको दिखाई दे रहा है ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, सुन पा रहे हो आप लोग। और ये वाला जो भाग है आगे वाला तक, ये बोलो कौन सा क्लोज है, प्रिंसिपल क्लोज है। तो आपको पहले तो टेंस चेक करना है यहाँ पे, फिर एरर पता करेंगे। यहाँ पे आपको इफ दिखाई दे रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव का तो कोई चक्कर है ही नहीं आपके पास, लेकिन मुझे क्या दिखाई दिया, यहाँ पे कैन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी कैन। अरे कैन नाम का वर्ब सेंटेंस में यूज तो हो सकता है, लेकिन कितनी बार यूज होगा, एक बार। और कौन से वाले क्लोज में नहीं यूज होगा, तो सबऑर्डिनेट में यूज नहीं होगा। मतलब इसमें जो इफ के बाद में ये वाला जो कैन दिखाई दे रहा है ये गलत है, मतलब सेंटेंस के पहले वाले भाग में एरर। बाद में कैन का यूज हो सकता है। इसमें आ जाओ, इस बार हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा है। हम ये इन्वर्जन जैसी बातें यहाँ पे एक बार नहीं बता रहे हैं आपको, सिर्फ बेसिक्स के आधार पे इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं सिंपल भाषा में, उनके बारे में बात कर। यहाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है वो पास्ट परफेक्ट बनाता है। यहाँ पे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है, ठीक बात है। यहाँ पे तो सवाल तो सिर्फ इतना सा था कि इसमें हमें इफ अनलेस और अनटिल नहीं दिखाई दिया, तो हमने कहा था कि सेंटेंस की शुरुआत किससे की जा सकती है, हेल्पिंग वर्ब से की जा सकती है। इससे सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेंटेंस का जवाब बोलो क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। ये आपके पास में दूसरा सेंटेंस है कंडीशनल। और बात करते हैं अपन कुछ। अगला सेंटेंस आपके पास लिखा गया है, इफ वी बॉइल वाटर at 100 degree Celsius it will turn into vapor। इसमें बताएंगे क्या गलती है। एन ई का मतलब नो एरर से है 4, ये नंबर 3 हो जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला भाग नंबर 1 हो जाएगा। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, फिर अपन एक साथ इन दोनों के आंसर्स पता करने वाले हैं। अगला सेंटेंस आपके पास दे रखा है, इफ ही हैड इट he would have helped you। ये आपके पास दूसरा सेंटेंस दे रखा है। एन ई का मतलब नो एरर से है, ये 4 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 2 है और ये 1। एरर बताना है इन दोनों सेंटेंसेस में क्या गलती है, अगर ऐसे सेंटेंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो। पहले चलते हैं, इफ के बाद वाला सेंटेंस मुझे बॉयल फर्स्ट फॉर्म है जो कि प्रेजेंट में यूज होता है, ठीक दिखाई दे रहा है। और एक वाक्य प्रेजेंट में होता है तो एक में विल, शैल या कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है, यहाँ पे विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है। देखने में तो मुझे ठीक दिखाई दे रहा है, देखने में तो एक प्रेजेंट में एक फ्यूचर में सही लग रहा है। लेकिन याद रखना, हमने बात की थी कि यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है
यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है उसको हम फ्यूचर में नहीं लिखते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ को हमेशा प्रेजेंट में लिखा जाता है। वो कहता है कि पानी को अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस में बॉईल करते हैं तो ये भाप बन जाता है। तो बताइए क्या है, ये एक शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यूनिवर्सल ट्रूथ को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे विल टर्न को बदल के अपन टर्न्स बना देंगे, क्योंकि इट सिंगुलर है ना। यूनिवर्सल ट्रूथ के कारण हम इसको बदल पा रहे हैं। यहाँ पे आ जाओ, बताओ भाई क्या है यहाँ पे। आपको यहाँ पे एक हेड नाम का वर्ब दिखाई दे रहा है, पर आपको आगे थर्ड फॉर्म नहीं दे रखा है। यहाँ पे हेड तो दे रखा है पर आगे थर्ड फॉर्म नहीं दे रखा। इसका मतलब यहाँ पे हेड यूज होने वाला हेड हेल्पिंग वर्ब नहीं है। बोलो क्या है, मेन वर्ब है। और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है बताओ, सेकंड फॉर्म है। यहाँ पे हेड मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। और अगर ये सेकंड फॉर्म है तो मतलब पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट में है तो आगे वाले भाग में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। इसका मतलब वुड हैव हेल्प्ड नहीं होगा, सिर्फ वुड हेल्प होगा आपका आंसर। वहां पे ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, पास्ट परफेक्ट होता तो हेड के बाद में थर्ड फॉर्म आना चाहिए। जब हेड के बाद में थर्ड फॉर्म आता है तो हेड हेल्पिंग वर्ब होता है। जब हेड के बाद में थर्ड फॉर्म नहीं दे रखा है तो हेड यहाँ पे सेकंड फॉर्म का काम कर रहा है, जो कि पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है। और पास्ट इंडेफिनिट में आगे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो पहले वाले सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ के कारण अपन ने टर्न्स बना दिया, और वो पास्ट इंडेफिनिट था इसलिए अपन ने वुड हेल्प बना दिया। आगे चलते हैं अगले सेंटेंसेस के ऊपर। अगला सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है, he will he will mend his wish, he will mend his wish if you help him। ये हमारे पास अगला सेंटेंस दे रखा है, ठीक है। इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं, प्रोवाइडेड से बना देता हूं। अगला सेंटेंस मैंने लिख दिया, सी विल हेल्प यू प्रोवाइडेड यू मेंड योर वेज। मेंड का मतलब सुधारना होता है, वेज का मतलब तरीकों से होता है। तो बताइए भाई, प्रोवाइडेड यू मेंड योर वेज। आपके पास में दो सेंटेंस और दे रखे हैं इसी पे आधारित। एरर बताना है आपको इनमें क्या है। ये दो है, ये एक है। जी बोलिए, पहले सेंटेंस में चलते हैं। तो पहले सेंटेंस में इफ नाम का वर्ड हमें सेंटेंस के बीच में देखने को मिल रहा है। पहला सवाल, क्या इफ सेंटेंस के बीच में आ सकता है क्या? तो आपको पता है हाँ आ सकता है। इफ के बाद वाला क्लोज जो होता है वो किस में होना चाहिए बताओ। अगर एक में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो इसमें जो है वो ये प्रेजेंट वाई होना चाहिए। प्रेजेंट में यू प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल है, मतलब ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। और अगर एक वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो एक में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। यहाँ पे विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये सेंटेंस का जवाब बोलो क्या हो जाएगा, नो एरर। ये सेंटेंस हमने इस बात को लेकर लिखवाया है कि इफ का प्रयोग या इफ अनलेस अनटिल जो है उनका प्रयोग सेंटेंस के बीच में भी किया जा सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे आ जाइए, प्रोवाइडेड दिखाई दे रहा है। हमने क्या कहा था, प्रोवाइडेड नाम का शब्द अगर सेंटेंस में आ जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि फिर प्रोवाइडेड आ गया तो फिर इसको कंडीशनल सेंटेंस नंबर 4 क्यों नहीं बोल रहे हो। मैंने कहा देखो वर्ब तो सेम ही यूज हो रही है, प्रेजेंट और फ्यूचर ही तो यूज हो रहा है। तो प्रोवाइडेड के बाद वाला सेंटेंस प्रेजेंट में होना चाहिए, जो कि प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है। पहले वाले में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म है, फ्यूचर है, सब कुछ ठीक है। सेंटेंस का जवाब बोलो क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। ये आपके पास अगले सेंटेंस है, और भी बात करते हैं अपन इन्हीं से रिलेटेड। अगला सेंटेंस आपके पास दे रखा है, अभी अनटिल और अनलेस पे हमने बात नहीं की, एक बार और बाकी चीजें जो है उनके बारे में बात कर लेते हैं। इफ ही वुड हैव वर्कड हार्ड
आगे लिखा हुआ है ही वुड हैव मेड इट पॉसिबल। एरर बताना है आपको। ये मैंने नो एरर नंबर 4, ये नंबर 3, ये नंबर 2। एक एग्जांपल और बता देते हैं, फिर उसके बाद में आप लोग इनको साथ में जो है वो बता देना। अगला सेंटेंस आपके पास लिखा गया है। अब चलिए अनलेस पे आ जाते हैं। अनलेस सी डज नॉट वर्क हार्ड, शी कैन नॉट। याद रखना कैन और नॉट जो होता है वो हमेशा साथ में लिखा जाता है ना। शी कैन नॉट सिक्योर पास मार्क्स। अगला सेंटेंस आपके पास दे रखा है, ये आपके पास में नंबर 4 है, ये आपके पास 3 है, ये 2 है, और ये वाला भाग नंबर 1। बताइए दोनों सेंटेंसेस में एरर क्या है। पहले सेंटेंस में चलते हैं। पहले सेंटेंस में आपको वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है, और यहां पर भी वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है। अरे भाई, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग तो हो सकता है, लेकिन कौन से वाले क्लोज में वुड वर्ब का या मॉडल वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, वो इफ के बाद वाला। मतलब इस वाले भाग में आप मॉडल वर्ब का यूज नहीं कर सकते, प्रिंसिपल क्लोज में कर सकते हैं। अब वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म कब आता है, जब एक वाक्य पास्ट परफेक्ट में होता है। पास्ट परफेक्ट में कौन सा होगा, सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सा होता है, जो इफ के बाद वाला सेंटेंस होता है। तो यहाँ पे इफ दे रखा है तो हम इस वाले भाग को पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। वुड हैव के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, हैड लिख देंगे। अब हैड प्लस वर्कड थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट परफेक्ट बन गया, आगे वाले में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, अब सही हो जाएगा। अनलेस आ गया। हमने कहा था कि अनलेस जो होता है वो खुद एक नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। अनलेस खुद एक नेगेटिव वर्ड है, तो अनलेस के बाद वाला सेंटेंस जो है वो बोलो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ, इसके बाद वाला सेंटेंस पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग हो सकता है। तो क्या करेंगे बताओ, अनलेस खुद ही नेगेटिव वर्ड है, इस वाले भाग में एरर हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट है, नोट हटेगा तो डज भी हट जाएगा, और सी चूंकि सिंगुलर है इसलिए वर्क को बदल के क्या बना देंगे, वर्क्स बना देंगे। देखिए टेंस का तो आपको पहले पता होना ही चाहिए अगर आप कंडीशनल पढ़ रहे हैं तो आपका सेंटेंस अनलेस सी वर्क्स हार्ड सी कैन नॉट सिक्योर पास मार्क्स। अगर सी अच्छे से मेहनत नहीं करती है तो फिर पास मार्क्स जो है वो नहीं ले पाएगी। आगे चलते हैं, अगले सेंटेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास में दे रखा है, यू विल वेट हियर, यू विल वेट हियर अनलेस द ट्रेन डिपार्ट्स। ये आपके पास में एक सेंटेंस दे रखा है, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। अनलेस बीच में आ सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, गलती बताना है आपको। एक एग्जांपल और लिख देते हैं, फिर आप लोग इसके साथ में ही आप लोग आंसर बता देना। एक सेंटेंस हम लोगों ने यहाँ पे हो और लिख दिया है कि विल नॉट सक्सीड या ही विल नॉट हेल्प हर अनलेस सी डज नॉट फॉलो हिम। ये हमने एक और एग्जांपल लिख दिया है, एनी का मतलब नो एरर बना दिया है। 4, 2 और 1। बताइए पहले सेंटेंस पे चलते हैं। तो देखने में तो ठीक लग रहा है, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म है, अनलेस के बाद वाला सेंटेंस प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है। एक प्रेजेंट में होता है तो एक फ्यूचर में, फ्यूचर मतलब विल शैल कैन में के साथ फर्स्ट फॉर्म।
लेकिन यहां पर बात कंडीशन की नहीं हो रही है, यहां पे बात हो रही है टाइम की, और टाइम के लिए अपन अनलेस ना लगा के क्या लगाते हैं, अनटिल लगाते हैं। देखिए अनलेस और अनटिल के बीच का अंतर बहुत छोटा सा है, इसीलिए आजकल आप लोग जो स्पोकन इंग्लिश होता है जिसमें लोग इंग्लिश बोलते हैं, उसमें अक्सर लोग आजकल अनटिल और अनलेस दोनों साथ में यूज करने लग गए। तो आप बोलने में पाएंगे लोग कि जैसे आई विल हेल्प यू या आई विल नॉट हेल्प यू अनटिल अनलेस यू कम ऑन टाइम, तो अनटिल और अनलेस दोनों लगाए, बोलने में चलता है ऐसा। लेकिन अगर हम रिटन इंग्लिश के बारे में बात करते हैं तो दोनों के बीच में अंतर है, एक समय को दर्शाता है और एक कंडीशन को। यहाँ पे ट्रेन के आने का कोई समय जरूर रहा होगा, इसलिए अपन यहाँ पे अनटिल लगा रहे हैं। आगे आ जाइए, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म में अनलेस दिखाई दे रहा है, लेकिन बाद में नेगेटिव सेंटेंस है। आपको पता है अनलेस के बाद वाला सेंटेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो पॉजिटिव बनाना है। नोट हटेगा तो डज भी हट जाएगा, फॉलो को फॉलोज बनाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। ये आपके पास में अगला सेंटेंस। और बात करते हैं अपन यहां से आगे, एक दो एग्जांपल्स के बारे में और बात कर रहे हैं। अगला सेंटेंस आपके पास जो लिखा हुआ है वो आपके पास ये थोड़ा ठीक प्रकार का सेंटेंस है। अगर आप जवाब देते हैं इतना पढ़ने के बावजूद तो मैं मानूंगा कि आप ध्यान से पढ़ रहे हैं। सेंटेंस देखिएगा क्या दे रखा, अनलेस शी टेक्स केयर ऑफ हर हेल्थ she will not fall into any problem, fall into any problem। यहाँ पे ये नो एरर दिया हुआ है, नंबर 4 है, ये नंबर 3 है, ये 2 है, ये वाला नंबर 1 है। एरर बताना है आपको सेंटेंस में। थोड़ी सी मदद मैं आपकी कर देता हूं कि नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग एनी का प्रयोग करते हैं। किसका? एनी का प्रयोग। सिर्फ बोलो कैसे सेंटेंस में होता है, जो नेगेटिव सेंटेंस में होता है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो फिर इसको अपन सम या मैनी में बदल सकते हैं। ये आपके पास में सेंटेंस दे रखा है। एरर बताना है इस वाले सेंटेंस में। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं फिर अपन यहां से आगे बात करते हैं। अगला एग्जांपल आपके पास दे रखा है, शी विल नॉट कम इन केस इट विल रेन। अब आपको पता है रेन नाम का शब्द नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। यहाँ पे वर्ब है, ये आपके पास में जो है वो अगला सेंटेंस। एरर बताना है आपको। दो एग्जांपल दिए गए हैं, पहले सेंटेंस पे चलो आप, या पहले आप इस पे आ जाओ एक बार। वो थोड़ा सा अच्छा प्रकार का सेंटेंस है, थोड़ा तसल्ली से समझ लेंगे इसको। यहाँ पे आ रहे हो, 2 बार विल दिखाई दे रहा है। पहली बात तो आपको पता है 2 बार विल तो नहीं आ सकता यार, गलत है। अब कौन से वाले भाग में चेंज करें? तो मैंने कहा यार ये इन केस के बाद वाला भाग ही सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, क्योंकि इन केस और इफ और सपोज ये तो एक ही जैसे वर्ड है, इसीलिए सपोज और इफ दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम हो जाता है। अब यहां पर आ जाते हैं, बोलो क्या करेंगे अपन यहाँ पे? विल रेन को बदल के क्या बना देंगे अपन? रेन्स बना देंगे, प्रेजेंट में बना देंगे क्योंकि वो फ्यूचर में दे रखा है। यहां पे आ जाओ, इस सेंटेंस का आंसर आपको बताना है। अगर आप देखेंगे तो आपको सेंटेंस देखने में ठीक लग रहा है, अनलेस के बाद वाला सेंटेंस पॉजिटिव है, प्रेजेंट में है, बाद वाले सेंटेंस में फ्यूचर दे रखा है, ऑल फर्स्ट फॉर्म है, सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है। तो आपको बता दें एग्जाम में 2 प्रकार की एरर्स पूछी जाती हैं, 2 प्रकार की गलतियां पूछी जाती है। एक होता है ग्रामेटिकल एरर और दूसरा होता है कॉन्टेक्चुअल एरर। अगर आप इस सेंटेंस को ग्रामेटिकली देखेंगे तो आपको सेंटेंस में कोई गलती नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कॉन्टेक्चुअल एरर का मतलब सेंटेंस का मीनिंग और अर्थ जो है, जिस संदर्भ में सेंटेंस कहा जा रहा है उसकी बात कर। पढ़ के देखिए सेंटेंस को क्या कह रहा है। सेंटेंस कह रहा है कि अगर ये शी नाम की बंदी अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखती है तो सी परेशानी में नहीं पड़ेगी। अरे भाई, अगर तुम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे तो परेशानी में पड़ जाओगे या नहीं पड़ोगे?
इस सेंटेंस का मतलब बन रहा है कि अगर शी अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखती है, अनलेस नेगेटिव वर्ड है ना, तो किसी भी परेशानी में नहीं पड़ेगी। जबकि होना क्या चाहिए कि अगर अपनी शी अब हेल्थ का ध्यान नहीं रखती है तो परेशानी में पड़ जाएगी। क्या करें? तो आपका सीधा दिमाग में आ रहा होगा कि यहां से नोट हटा दीजिए। मैंने कहा यार नोट हटा दूंगा तो एनी में दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि नोट हटते ही सेंटेंस पॉजिटिव बन जाएगा, और पॉजिटिव सेंटेंस में एनी नहीं आता है। एनी कब तक रहेगा? जब तक सेंटेंस नेगेटिव रहेगा। मतलब नोट हट गया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या करें बताओ? तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप नोट हटाओगे तो एनी को मैनी बनाना पड़ेगा, मैनी प्रॉब्लम्स बनाना पड़ेगा, और ऐसा करने में सेंटेंस में कितनी एरर हो जाएंगी? 2 एरर। 2 हो नहीं सकती हैं, तो बोलो क्या करें? तो मजबूरन हमें अनलेस को चेंज करके इफ बनाना पड़ेगा। अब आप सेंटेंस को पढ़ के देखिए। अब सेंटेंस क्या कह रहा है कि इफ शी टेक्स केयर ऑफ हर हेल्थ, अगर शी अपनी हेल्थ का ध्यान रखती है तो परेशानी में नहीं पड़ेगी। अब सही हो जाएगा। ये आपके पास में आज की क्लास में हम लोगों ने कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में बात की है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत ध्यान से पढ़िएगा। लेवल हमने जरूर थोड़ा सा अच्छा रखा है, लेकिन हाँ, एक बात की पूरी संभावना है कि एग्जाम में से बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, उनको जरूर बताएं। धन्यवाद।